एक नए प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी का प्रिंसिपल। अब पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा है कि अगर मुझे किसी बॉडी पे एनर्जी ट्रांसफर करनी हो तो मुझे उस बॉडी पे फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इस फोर्स ने कितनी एनर्जी ट्रांसफर की ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस फोर्स के कारण वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो खैर हमने देख रखा है। ये होता है W = F/D cos ऑफ थीटा, जहां पे W बताता है कि कितना वर्क डन हुआ इस फोर्स F के कारण। अलग शब्दों में कहूं तो W ये बता रहा है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की गई इस फोर्स F के कारण। अब F ये तो हो गया साइज ऑफ द फोर्स वेक्टर जो कि वर्क कर रहा है, और D ये होगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना दूर गई जब तक कि इस पे फोर्स F लग रहा था। और यहाँ पे है कॉस ऑफ थीटा, जहाँ पे थीटा एंगल है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये कॉस ऑफ थीटा ये बीच में कहां से आ गया। अभी तक तो हमने बस देखा था W = F.D। तो अभी तक हम बस एक स्पेशल केस की बात कर रहे थे जहां पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही हो। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा आ जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि फोर्स का वही कॉम्पोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग हो, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, वही सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा। अब यहाँ पे मैं फोर्स वेक्टर को दो अलग अलग कॉम्पोनेंट में तोड़ दूंगा। एक कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट और एक कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, जो कॉम्पोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट में मदद करने वाला है। जो कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो तो हॉरिजॉन्टल मोशन में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करने वाला है। इसलिए यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा आता है। केवल वो फोर्स का कॉम्पोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो वही हमें मदद करने वाला है वर्क डन में। अब आओ वर्क डन की यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके यूनिट्स हो जाएंगे यहाँ पे न्यूटन मीटर या फिर जूल्स, और यही यूनिट होने वाले हैं एनर्जी की भी। और ये तो खैर जाहिर सी बात है क्योंकि वर्क डन यही तो बताता है कि कितनी जूल्स ऑफ एनर्जी फोर्स ने ट्रांसफर की किसी ऑब्जेक्ट या सिस्टम को, या फिर कितनी जूल्स ऑफ एनर्जी फोर्स ने निकाली ऑब्जेक्ट या सिस्टम में से। अब देखो, अगर वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है ना तो इसका मतलब फोर्स कोशिश कर रहा है एनर्जी देने की। वैसे वर्क डन पॉजिटिव कब आएगा? मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से सोचने की कोशिश करो। तो अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं। अगर फोर्स या फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो तो इसका मतलब वर्क डन हमारा पॉजिटिव आने वाला है। और अगर वर्क डन हमारा नेगेटिव आ गया तो यानी कि फोर्स कोशिश कर रहा है एनर्जी को निकालने की ऑब्जेक्ट से। अब वैसे वर्क डन नेगेटिव कब आएगा फोर्स के कारण? तो अगर फोर्स या फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तब हमारा वर्क डन नेगेटिव आने वाला है। वैसे तुम ये सोच रहे होगे कि अगर हमारा फोर्स परपेंडिकुलर हो, डिस्प्लेसमेंट के एकदम परपेंडिकुलर, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा? तो उस केस में हमारा वर्क डन 0 हो जाने वाला है क्योंकि कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ 90 हो जाएगा और कॉस ऑफ 90 होता है 0। अब वैसे देखो, अगर हमारा फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के तो यानी कि वो मोशन में कोई भी अफेक्ट नहीं कर सकता है। अगर फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन में तो कोई इफेक्ट नहीं लाएगा ना। तो इसलिए हम कह देते हैं कि यहाँ पे इस फोर्स के कारण कोई वर्क डन नहीं होने वाला है। ये फोर्स न ही एनर्जी देगी न ही एनर्जी निकालने की कोशिश करेगी ऑब्जेक्ट से। अब एक और तरीका है जिसके कारण वर्क डन 0 आने वाला है। मान लो कि तुम फोर्स लगा रहे हो किसी बॉडी पे लेकिन वो बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो यानी कि तुम्हारे फोर्स के कारण वर्क डन 0 आने वाला है। जैसे कि मान लो कि तुमने एक बहुत ही भारी वेट उठा रखा है अपने सर के ऊपर और उसे सेम हाइट पे तुम मेंटेन करके रख रहे हो, यानी कि तुम फोर्स तो लगा रहे हो, तुम थक भी रहे हो, लेकिन फिजिक्स के नजरिए में अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है बॉडी का तो इसका मतलब तुम कोई भी वर्क नहीं कर रहे हो उस बॉडी पे। अब देखो, ये फॉर्मूला हमें बताता है कि बॉडी पे लगने वाले किसी एक फोर्स के कारण वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें। लेकिन अगर मुझे पता लगाना हो कि नेट वर्क डन कितना हुआ, टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो देखो, उस केस में एक तरीका तो ये है कि बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस, उन सब के कारण तुम अलग अलग वर्क डन निकाल लो और फिर उन सारे वर्क डन को तुम जोड़ दो तो तुम्हारे पास नेट वर्क डन आ जाएगा। लेकिन मेरे पास एक शॉर्टकट है, और चीजों को सिंपल रखने के लिए मैं ये मान लूंगा कि सारे फोर्सेस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही लग रहे हैं। तो इसकी मदद से मैं कॉस ऑफ थीटा को इसको भूल जाऊंगा, इसको हटा देते हैं यहां से। अब देखो, मुझे कैलकुलेट करना है नेट वर्क डन, तो इसलिए मैं फोर्स को हटा के लिखने वाला हूं नेट फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। और मुझे पता है कि नेट फोर्स ये बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के, तो मैं नेट फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर देने वाला हूं। तो मेरे पास आ गया नेट वर्क इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, मैं इसी इक्वेशन को वेलोसिटी के टर्म्स में लिखने वाला हूं। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को हटा के वेलोसिटी के टर्म्स में मैं लिखने वाला हूं इसी इक्वेशन को।
अब तुम्हें याद होगा कि 1D काइनेमेटिक्स में एक इक्वेशन थी, फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट को हटा के वेलोसिटी लाने वाला हूँ इस वर्क नेट की इक्वेशन में। बस एक ध्यान देने वाली बात ये थी कि जब भी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं ना, इस काइनेमेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, तब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो नेट फोर्स लग रही है बॉडी पे वो भी कांस्टेंट रहने वाली है। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, यार इस डेरिवेशन को करने में तो हमने बहुत सारी चीजें अज्यूम कर ली हैं, हमने कॉस ऑफ थीटा को नेग्लेक्ट कर दिया है, हमने नेट फोर्स को कांस्टेंट मान लिया है, तो क्या जो हमारी रिजल्ट आएगी वो एक जनरल रिजल्ट होगी? तो देखो, हम इन सारे अजम्पशंस के बिना भी ये कैलकुलेशन कर सकते थे और हमारी जो रिजल्ट आती ना वो बिल्कुल ही सेम होती। हमने बस ये अजम्पशंस किए हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि ईडी की वैल्यू इस काइनेमेटिक इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी के टर्म में। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी ईडी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब मैं ईडी की वैल्यू ये रिप्लेस करने वाला हूं नेट वर्क के फॉर्मूले में। तो मेरे पास आ जाएगा नेट वर्क डन इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब अगर इसे मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आएगा नेट वर्क डन इज इक्वल टू हाफ मास इंटू फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर। तो मुझे दिख रहा है कि नेट वर्क डन ये बराबर है हाफ mv स्क्वायर के फाइनल और इनिशियल वैल्यू के बीच के डिफरेंस के। और इस हाफ mv स्क्वायर को हम एक नया नाम दे देते हैं, इसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो नेटवर्क डन हो गया ऑब्जेक्ट पे, ये बराबर होने वाला है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इस पूरी चीज को हम कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। और ये तो जाहिर सी बात है, ये रिलेट करती है वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड या काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट से। अब देखो, अगर नेट वर्क डन ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली है ऑब्जेक्ट की, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ने वाली है। अब अगर वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ये नेगेटिव आने वाला है, इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कम होने वाली है ऑब्जेक्ट की, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट स्लो डाउन कर जाएगा। और अगर नेट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ये हो गया 0, इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी सेम रहने वाली है ऑब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट अपनी कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करेगा।